सभी सम्मानित साथियों को मैं आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, आज के इस सेशन में, लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि कृपया अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का कष्ट करें और एक बार स्पष्ट करें कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। आज के इस लाइव सेशन का जो विषय बिंदु है, जैसा कि आप सबको कैप्शन में दिख रहा होगा, माया की माया। आज हम इस पर जो है फोकस करेंगे कि वास्तव में माया की माया क्या चल रही है उत्तर प्रदेश में, और बहुजन समाज जिसको कहा गया है, वह बहुजन समाज कैसे और किस तरीके से ठगा जा रहा है। भाई संतोष जी, जय भारत, अरविंद जी, ओमपाल जी, जय भारत। सभी को कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके ये चीज स्पष्ट करने का कष्ट करें कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वास्तव में हम जो बहुजन समाज है उसको बिकने, रुकने और झुकने से हम लोग बचा सकें। मेरी आवाज आप तक आ रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके स्पष्ट करने का कष्ट करें। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओमपाल जी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी साथी जुड़ने का कष्ट करें। वास्तव में भारत देश के अंदर नेता लोग जो हो गए हैं आजकल के, वे नेता नहीं रहे हैं। वे दलाल, चाटुकार, सौदागर, मतलब जितनी सारी उपमाएं दी जाएं उतनी कम है। किसके पीछे क्या है इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सही सिनेरियो वो चीज मैं आपके सामने आज इस लाइव सेशन के माध्यम से बताऊंगा, पेश करूंगा। और आज बहुजन समाज के नायक कहे जाने वाले मानवर श्री कांसीराम जी का पुण्यतिथि है और आज पूरा बहुजन समाज बड़े ही धूमधाम से इस पुण्यतिथि को मना रहा है। और सिर्फ इसलिए कि मान्यवर साहब ने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया, बहुत संघर्ष किया, बीएसपी जैसी पार्टी को उन्होंने खड़ी की और हर संभव प्रयास किया कि दलित, वंचित और शोषित वर्ग को हक, अधिकार और न्याय मिले। ये चीजें आप जनरली पढ़ते आए होंगे, बहुत लोगों ने बताया होगा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। लेकिन जो चीजें आज आपके बीच में मैं रखूंगा, वह चीज आपको बखूबी से समझने की जरूरत है, पूरी तरह लॉजिकल। और इससे आपको पूरा का पूरा जो फंडा है राजनीति का, वह अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। एक ही निवेदन करूंगा कि पूरा का पूरा सेशन आप अंत तक देखें
बीच में छोड़कर न जाएं, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को आप लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ और सहयोग करने का कष्ट करें। साथियों, बीएसपी बहुजन समाज की पार्टी है और आज लखनऊ में एक बहुत बड़ी विशाल रैली, जिसमें लोग बताते हैं कि 15 से 20 लाख लोग उस रैली में उपस्थित रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। रैली में जो लोग होते हैं उनको देख करके अक्सर जो है हमारे समाज के लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। आइडियोलॉजी, तौर तरीका, नीति सिद्धांत, फार्मूला सब भूल जाते हैं। आज मायावती के पीछे ढेर सारे लोग लगे हैं, तो हो हल्ले में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का सपना पाल लिए। कल अखिलेश यादव के पीछे देखेंगे तो उनको हो हल्ले में मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख लेंगे। परसों जो है योगी आदित्यनाथ के पीछे देख लेंगे कि जनता बहुत लगी पड़ी है, तो वो भी उनके पीछे निकल पड़ेंगे। देश में देश की जो जनता है वो भेड़ बकरियों की तरह चल रही है, और जब आप वास्तविकता को उनके सामने लाओगे, उन्हें वास्तविक मार्ग पर लाने का प्रयास करोगे, तो कहीं ना कहीं आपसे तू तड़ाक, गाली गलौज या अन्य प्रकार की यातनाएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। यही कारण है कि पिछले 78 सालों से अभी तक देश के युवा बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, और देश की कोई दिशा और दशा वो तय नहीं हो पाई है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत देश के अंदर पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी अगर कोई है तो वह जो है बीआरपी है। बीआरपी की तुलना सिर्फ और सिर्फ अगर हो सकती है तो बीजेपी से हो सकती है, बाकी किसी से नहीं। क्योंकि बीजेपी आंशिक रूप से लोकतांत्रिक है। अगर मेरे को किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता तो निश्चित तौर पर हम बीजेपी को ज्वाइन करते, लेकिन समस्या ये है बीजेपी में कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो एक ब्राह्मणी विचारधारा, मनवादी विचारधारा है। और पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ चोरों, बदमाशों या जो उनकी सियासत में बराबर के हिस्सेदार हैं उनके लिए लोकतांत्रिक है। सीधे साधे लोग जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी या राष्ट्रपति मुर्मू जी या अन्य कोई दलित वर्ग का नेता, पिछड़ी वर्ग का नेता अगर होता है तो उसका चेहरा दिखा करके वोट तो ले लिया जाता है, जनता को, समाज को गुमराह तो कर दिया जाता है, लेकिन भागीदारी, हिस्सेदारी, हक और अधिकार मिलता नहीं है। इसलिए बीजेपी का समाधान लेकर के बीआरपी आपके बीच में समर्पित है। अब यह बात आपको समझनी है, बीआरपी ही क्यों, यह बात आप बखूबी से सोचिए और समझिए। क्योंकि जब भागीदारी की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है,
तो आप अपने पिताजी से, अपने भाई से, अपने अन्य किसी सगे से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, यहां तक कि मुकदमेबाजी भी हो जाती है, मारपीट भी हो जाती है। कब? जब व्यक्तिगत घर परिवार के बंटवारे की बात होती है। लेकिन जब देश में आपके हक अधिकार की बात हो रही है, जैसे आपका घर है वैसे आपका देश है। आपका घर छोटा देश है और ये भारत देश आपका बड़ा देश है। मेरा आपसे सवाल ये रहता है कि घर परिवार के 2 धुर जमीन के लिए आप लड़ते और मरते हैं, लेकिन जब देश की बंटवारे की बात आए, देश में भागीदारी की बात आए, हिस्सेदारी की बात आए, तो आप गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। आपको कोई लेना देना नहीं होता है। किसी को भी नेता मान लोगे, किसी के पीछे जो है ताली बजाने के लिए लग जाओगे, तो निश्चित तौर पर अगर ऐसे बिना सोचे समझे कदम आप उठाते हैं तो पछताना पड़ेगा। आज का जो विषय बिंदु है वो विशेष तौर से बहन कुमारी मायावती के ऊपर है, इसलिए मैं बहुत दूर न जाकर के बहन कुमारी मायावती पर ही फोकस करूंगा कि वास्तव में क्या वे बहुजन समाज के नेता हैं या अब वो विक्रेता हो चुकी हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मान्यवर कांसीराम अब हमारे बीच में नहीं हैं, और मैं आपको ये भी पता है कि जो चीजें मैं कहता हूं वो डंके की चोट पे कहता हूं, किसी से डरने की, किसी से झुकने की, और पीठ पीछे कुछ और टॉपिक नहीं होता है। जो चीजें हैं स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। जो भाई लोग हमें बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, वे मेरी बात को बखूबी समझ रहे होंगे। साथियों, बीएसपी को कांसीराम ने बनाया, तो कांसीराम ने जब पार्टी को बनाया तो कांसीराम को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी रही होगी, लेकिन उसी भारतीय संविधान के कोने में दलीय राजतंत्र की व्यवस्था कायम है। दलीय राजतंत्र का मतलब ये है कि पहले राजा महाराजा होते थे तो उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनकी बहू जो है रानी राजा बनते थे, और जो प्रजा होती थी वो उन्हीं को अपना भगवान मानती थी और उनके आदेश का पालन करने के लिए खुद तत्पर रहती थी, सवाल नहीं करती थी। सवाल करना गुनाह है, पाप है। लेकिन लोकतंत्र में हमको आजादी मिली सवाल करने का, लेकिन उसके बावजूद भी हम सवाल नहीं करते हैं, तो ये हमारी कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और जो सवाल करता है उस सवाल पे विचार न करना, उस सवाल के बदले उल्टा कमेंट कर देना, ये और बड़ा अपराध है। इसीलिए जब भी कोई सवाल करे सत्ताधारियों से, नेता से, तो आप उस पर विचार करें, और अगर उसका सवाल सही है तो निश्चित तौर पर समर्थन होना जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके घर परिवार बचाने का नहीं है, सवाल है पूरे राष्ट्र को बचाने का, पूरे समाज को बचाने का है। इसलिए सभी को जिम्मेदार होना पड़ेगा, और इसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से अच्छे अच्छे नेता जो हमारे समाज के बीच में आते हैं, महापुरुष आते हैं जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे फेल हो जाते हैं। क्योंकि समाजशास्त्र में, आज के समाज में भीड़ बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखती है। भीड़ लाना, कैसे भी लाना, पैसे खर्च करके लाना, बेवकूफ बना करके लाना,
लालच दे करके लाना, प्रशासन को लगा करके, प्रशासन से डरा धमका के भीड़ लाना, ये सत्ताधारियों की एक कला रही है। और उसी भीड़ को देख करके आपका दिमाग बदल जाता है। आप ये सोचते हैं कि फला व्यक्ति सही तो कह रहा है, लेकिन उसके साथ लोग कितने हैं, तो आप यह निर्णय करने में पीछे रह जाते हैं कि अगर एक और एक मिल जाएं तो 11 हो जाएंगे, एक और लग जाए तो 111 हो जाएंगे, एक और लग जाए तो 1111 हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, सत्य की विजय तो होती है, ये हर कोई कहता है, और सत्यमेव जयते का नारा भी है, जो सर्वथा सत्य ही होता है। समय लगता है लेकिन जीत होती है। तो वो समय 78 साल बीत गया है। 78 साल से पहले आरपी मौर्य आपको समझाने नहीं आया था, लेकिन अब आरपी मौर्य आपके बीच में है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 78 सालों को अब और ज्यादा मत बिताइए और बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए, तो प्रदेश का सीएम भी बुद्धिमान बनेगा और देश का प्रधानमंत्री भी बुद्धिमान ही बनेगा। लेकिन अंधभक्तों की तरह अगर भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो निश्चित तौर पर जूता लात खाना तय है। उसको ना आरपी मौर्य रोक सकता है और ना कोई और रोक सकता है, जिस तरीके से आज तक होता आया है। साथियों, मायावती जी मीन्स बीएसपी जो पार्टी आपके बीच में आई, कांसीराम ने पार्टी को बनाया। कांसीराम जी को यह नहीं पता था दलीय राजतंत्र क्या होता है। दलीय राजतंत्र का जो समाधान बीआरपी ने निकाला है और आप सभी को भागीदारी दी है, वो भागीदारी मान्यवर कांसीराम ने अपनी पार्टी में नहीं दी। सुनिएगा ध्यान से, पार्टी में उन्होंने भागीदारी नहीं दी और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है मायावती को चुन लिया। क्यों चुन लिया? क्योंकि मायावती उनकी जाति की थी, उनकी बिरादरी की थी। अब देखिए, यहीं पर जो समानता, एकता, अखंडता की बात करता है, जो भारत को बराबरी का दर्जा दिलाने की बात करता है हर व्यक्ति का, उसने मायावती का चुनाव किया, उत्तराधिकारी बनाया। आपको पता होना चाहिए कि पार्टी जो होती है वो लोकतांत्रिक होती है, लेकिन बीएसपी में मान्यवर कांसीराम ने कहीं कोई लोकतंत्र नहीं छोड़ा, कहीं लोकतंत्र उन्होंने दिया ही नहीं। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है वो मायावती को अपनी मर्जी से चुन लिया, राजाओं वाली स्टाइल में। वहीं पर मौर्य समाज के दो नेता बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो है बीएसपी में सेवा कर रहे थे। 8 साल, 10 साल, 15 साल जो भी सेवा उन्होंने किया, और बाद में उनको फूटी कौड़ी नहीं मिली। मीन्स उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा और बीएसपी में कोई ये पूछने वाला नहीं था कि जो है स्वामी प्रसाद जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, आप पार्टी छोड़कर मत जाइए, आपको न्याय हम दिलाएंगे, आपको हक हम दिलाएंगे, आपको अधिकार हम दिलाएंगे। ऐसा कोई सिस्टम बीएसपी के पास नहीं था। ये दोनों नेता निकल गए। मायावती जी हुक्मरान बनी रहीं, एन केन प्रकारेण सत्ता को चलाती रहीं, और जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, उस गेस्ट हाउस कांड में जब इनको बुरी तरीके से लताड़ा गया, प्रताड़ित किया गया, तो बीजेपी वालों ने इनको बचा लिया। अक्सर आप देखते होंगे एससी एसटी ओबीसी में ही हम जब दो भाई लड़ रहे होते हैं तो तीसरा कोई सवर्ण कैटेगरी का व्यक्ति आकर के आपको बचाता है। तो आपके समाज का ही व्यक्ति जो है वो आपका भाई, वो जो है सवर्ण व्यक्ति से या कोई गैर व्यक्ति से ज्यादा प्रेम करने लगता है और अपने भाई बंधु से वो नफरत करने लगता है।
सेम यही कहानी मायावती जी के साथ हुआ। मायावती जी बीजेपी से प्रेम कर बैठी, लेकिन अब समस्या ये है कि मायावती जी बहुजन समाज का नेतृत्व कर रही हैं, तो खुल करके आई लव यू बोल नहीं सकती हैं। ये भी एक समस्या थी। तो अंदर अंदर जो प्यार है बीजेपी के प्रति वो मायावती का लगातार बरकरार है। और जब बीजेपी के साथ जो प्यार करता है उसके पीछे आरएसएस की एक टीम काम करने लगती है। आरएसएस की टीम मायावती के पीछे लगा दी गई और आज मायावती आरएसएस और बीजेपी के शिकंजे में है, जैसा कि आप सब जानते हो बेहतर तरीके से। और मान्यवर कांसीराम की बाद में मान्यवर कांसीराम ने इन्हें उत्तराधिकारी तो बनाया, लेकिन मान्यवर कांसीराम जी की जो डेथ हुई, जो 9 अक्टूबर आज है, आज के दिन जब उनकी डेथ हुई तो वो डेथ विपरीत परिस्थिति में हुई है। मायावती जी आज महारैली को संबोधित कर रही थी, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर कांसीराम जी की डेथ अर्थात वो हत्या थी या सिंपल उनकी मृत्यु थी। लेकिन साथियों, जंतर मंतर पर आज के 5-6 साल पहले, 7 साल पहले मान्यवर कांसीराम जी की बहन से मुलाकात हुई और उन्होंने पूरी कहानी मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया कि मान्यवर कांसीराम जी की हत्या के पीछे बहन कुमारी मायावती जी ही है, जो आज बहुजन समाज की नायक और लोकप्रिय नेता बनने का प्रयास कर रही हैं और बन रही हैं। साथियों, मान्यवर कांसीराम का जो मिशन था वो मिशन ये था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से बहुजन की परिभाषा कुछ और है, लेकिन कांसीराम के हिसाब से बहुजन की जो परिभाषा थी वो क्या थी? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। बाद में क्या हुआ? सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हो गया। मतलब समझ गए? मैं बार बार बोलता हूं, जो भगवान बुद्ध के मार्ग से भटकेगा, सम्राट अशोक के मार्ग से भटकेगा, वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं लटकेगा। तो मायावती अभी वर्तमान में लटक चुकी हैं, फिर भी प्रयास ये कर रही हैं कि मैं निकल करके कुछ करूं। साथियों, यहां तक तो ठीक था। बीएसपी से थक करके, हार करके आपने बीएसपी को भगा दिया, समाजवादी पार्टी को लाया, फिर बीजेपी को लाया। लगातार आप बदल रहे हैं और अगर फिर बीएसपी के लिए सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा थूक कर चाटने वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा, मैं नहीं जानता। क्योंकि समय परिवर्तनशील है और लगातार लोग आज न जाने कहां से कहां पहुंच रहे हैं और नए आने वाली पार्टियों को, आने वाले लोगों को मौका देना, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। और मौका इसलिए नहीं कि मायावती की तरह मालिकाना हक हमें जताना है, मायावती की तरह जो है इधर से उधर हमको बिकना है और किसी के साजिश का शिकार होना है, ये नहीं। वो इसलिए कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ, पूर्ण भागीदारी के साथ आपकी आने वाली पीढ़ी और आपका भविष्य बनाने के लिए पूर्णतया समर्पित है। साथियों, आज मायावती जी की रैली थी और उस रैली में किसी ने मेरे को बताया, वैसे मुझे सुनने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन करंट में क्या चल रहा होता है उसको जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। हमारे किसी साथी ने बोला कि मायावती की स्पीच सुनिएगा सर, क्या बोल रही हैं। तो मैंने उस स्पीच में देखा, क्या देखा कि जो मायावती कांसीराम की उत्तराधिकारी हैं, आप सब जानते हैं
कांसीराम की उत्तराधिकारी मायावती बिना खर्रा लिए भाषण नहीं देती हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री रही हों और चाहे वे किसी सामाजिक प्लेटफॉर्म पर आती और जाती हूं। आप इतना दिनों से मैं आपके बीच में हूं, कभी आपने मुझे भी खर्रा लेकर देखा होगा, पढ़ते हुए, बोलते हुए या किसी और तरीके से। साथियों, जो व्यक्ति खर्रा लेकर के बोल रहा हो, आप ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी योग्यता होगी। और ऐसे नेता तो मैं चाहता हूं कि हर किसी को बना सकते हैं कि भाई उसको जो है खर्रा लिख दीजिए और मंच पे चढ़ा दीजिए और वो जो है उसे पढ़ पढ़ के सुनाता रहे। तो पढ़ पढ़ के सुनाने के लिए मंच लगाने की क्या जरूरत है? आप घर पे बैठ करके रीड करके एक वीडियो जारी कर सकती हैं। और आज मैंने ये भी देखा, उनका जो बेटा में भतीजा है, वो भतीजा भी खर्रा लेकर के बोल रहा था और एकदम जो है डब्बू नजर आ रहा था मेरे को। डब्बू इसलिए कहूंगा कि एक युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर खर्रा लेकर के बोल रहा है और वह बातें बोल रहा है जो उसमें कोई रस ही ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को नेता बनाना और नेता मानना ये महापाप है, महापाप है। लेकिन क्या करें, मायावती जी हुक्मरान हैं। मायावती जी जैसे कांसीराम ने उनको उत्तराधिकारी चुना, वैसे वो भी कोई उत्तराधिकारी अपने घर परिवार का ढूंढ रही हैं। लेकिन मायावती जी किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी चुनती तो भी सही था, लेकिन एक डब्बू को उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं पर मैं देखता हूं कि आपके ही SC ST वर्ग में जो है चंद्रशेखर रावण है, जो भी है, चाहे बीजेपी फंडिंग कर रही है या कहीं और से कर रही है, हो रही है, लेकिन चंद्रशेखर रावण और उस डब्बू की अगर मैं कंपैरिजन करें तो चंद्रशेखर रावण डब्बू से भारी पड़ेगा। लेकिन मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी अपने भतीजे डब्बू को छोड़ करके चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि चंद्रशेखर रावण उनके घर परिवार का नहीं है। घर परिवार का नहीं है तो समाज का तो है ना, बहुजन समाज का है ना। लेकिन मायावती जी बहुजन समाज के उस लड़के अर्थात चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट करने वाली नहीं है। यही हाल आपके मौर्य समाज में भी है, आप दूर मत जाइएगा। तो अगर वो उनको नहीं करेंगी तो आने वाले दिनों में किसको करेंगी? डब्बू भैया को। और डब्बू भैया अगर BSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए या किसी और तरीके से जो है उनको जिम्मेदारी मिल गई तो उनके ऊपर RSS का पूरी तरह कब्जा होना तय है। क्योंकि अगले की शकल और अकल मैंने दोनों देखी है, न सोचने की क्षमता है, न समझने की क्षमता है और न बोलने की क्षमता है। ऐसी स्थिति में BSP जो है स्वाहा होना तय है। तो स्वाहा तो हो ही चुकी है, लेकिन स्वाहा जो बचा हुआ वो भी होना तय है। BSP को मैं बहुत अच्छा मानता था स्टार्टिंग एज में। हम सोचे कि चलो ठीक है, OBC को भागीदारी नहीं मिल रही है, अन्य किसी को भागीदारी नहीं मिल रही है, कम से कम हमारे जो SC ST वर्ग के लोग हैं वे लोग तो खुश होंगे। लेकिन कुछ लोगों से मुलाकात हमारी हुई SC ST वर्ग के, तो मैंने देखा कि SC ST वर्ग के लोग भी मायावती से प्रताड़ित हैं और वे मायावती को ही गाली दे रहे हैं, मायावती के खिलाफ ही बोल रहे हैं। इसलिए BSP के जो लोग हैं अब वो बीजेपी के सपोर्टर हो गए हैं ज्यादातर लोग, और वे रास्ता ढूंढने लगे हैं कि BSP में हमारी बात बनेगी नहीं तो राजनीतिक भविष्य हम कहां तराशें। इसके लिए बहुत लोग व्यक्तिगत रूप से संघर्ष कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है अठावले बन गए हैं कि भैया जो है अपना काम बनता, भाड़ में गया समाज और भाड़ में गई जनता।
तो इस फार्मूले पर काम करने लगे हैं। अब मायावती जी ने अखिलेश यादव को बड़ा टॉर्चर किया कि अखिलेश यादव ने हमारे पार्क की रक्षा नहीं करी। मायावती ने जो पार्क बनवाया है, वो मायावती का जो पार्क है सबसे पहले तो पॉलिटिकल है, उसमें हाथी बने हुए हैं। दूसरी बात, जो हाथी उनका चुनाव निशान है, हाथी वो भगवान बुद्ध वाला नहीं है। और ऐसे पार्टी का जो चुनाव निशान अगर ये पार्क बन रहा है या किसी और तरीके से एक्टिविटी हो रही है, तो चुनाव आयोग को हाथी चुनाव निशान रद्द कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी और खास बात मैं आपको बताऊं कि मायावती ने उस पार्क में अपनी प्रतिमा बनाई है। अब आप सोच सकते हैं कि कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, एक कहावत है हमारे देहात में। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी कहावत और है कि गधा चले उल्टे उड़ान करके कुछ है, कि मतलब कुछ उल्टा ही करना चाहता है वो। जो व्यक्ति महापुरुष होता है, जो व्यक्ति महान होता है, वह व्यक्ति क्या करता है, अपनी प्रतिमा कभी नहीं लगवाता है। अपनी प्रतिमा लगी हुई है, उसी पार्क में मायावती जी रैली कर रही है। बहुत सोचने समझने वाली बात है। और उसके बाद जब वो सत्ता विहीन हो गए तो उनके पार्क की रक्षा सुरक्षा करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब सरकार जो आ रही है, योगी जी आए तो उनके मन में जो आया वो ठान लिए, वो कर डाले। अखिलेश आए तो वो जो मन में आया वो कर लिए। मायावती आई तो जो मन में आया वो कर लिए। सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे। देश गया भाड़ में, समाज गया भाड़ में, जिसको जो पसंद है वो कर डालेगा। ये सरकार चल रही है। मायावती की बात अगर करें तो उसी में इन्होंने बहुजन समाज की बात करी है। अभी आज ही मंच पे जो भाषण दे रहे थे, भाषण लिखने वाला भी नंबर 1 का बेवकूफ था। जब सामने बैठा हुआ कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसको संबोधित करते हैं आप कह करके, कह रहे हैं कि इनके नेतृत्व में ये काम होगा। मायावती के सामने बैठ करके उनका भतीजा बोल रहा है कि इनके सामने जो है ये काम होगा। मतलब समझे कि थर्ड पार्टी की बात हो रही है। मतलब लिखने वाले, बोलने वाले मुझे सब के सब गोबर और गणेश लगे। मुझे कोई भी उसके अंदर ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुजन मूवमेंट की बात हो रही है। लिखा लिखाया भाषण था और लाखों की संख्या में भीड़ थी। अब सोचने वाली बात यह है कि कितने सारे लोग जो है मायावती से प्रभावित हैं और इतनी भीड़ आई कहां से। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति मैं आपको बता दूं कि लोग कितना भी उछल कूद कर लें, लेकिन सत्ता के गलियारे के नजदीक जो है वो बीजेपी ही पहुंचेगी। लड़ तो हम भी रहे हैं, प्रयास हमारा भी है कि हमारी भी कुछ सीटें निकलें, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो बता रहे हैं कि अगर बीआरपी मजबूत नहीं हुई, बीआरपी फुल मोड में नहीं आई, बीआरपी स्टैंड नहीं हुई, तो मैं आपको ये लिख करके दे रहा हूं कि बीजेपी को रोकने वाला उत्तर प्रदेश में कोई पैदा नहीं हुआ है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई और नेता हो, ऐसे बहुत सारे घूमते नाचते कूदते रहते हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं एकदम स्पष्ट बता रहा हूं। तो मायावती जी बहुजन, उसी मंच से बहुजन बहुजन भी बोल रही थी और उसी मंच से सर्वजन की भी बात कर रही थी। तो मैं आपको थोड़ा यहां पे स्पष्ट कर दूं कि बहुजन का जो वास्तव में मतलब होता है कि कोई भी बात अगर बोली जाए, वास्तविक बात अगर बोली जाए, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में हो और ज्यादा से ज्यादा उसको लोग समर्थन करें, तो वही बहुजन समाज होता है। एससी एसटी दलित ये सब बहुजन समाज नहीं है। आप बात को सीधा सीधा समझिएगा। अगर आपको अब भी ना समझ में आए
तो आप फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन आजकल के जो गोबर गणेश नेता हैं उनको कुछ पता नहीं है, लकीर के फकीर बने, बस बहुजन समाज बहुजन समाज बहुजन समाज में लगे पड़े हैं। तो मायावती जी इस समय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रही हैं, लेकिन मुंह से बहुजन बहुजन निकल रहा है। एससी एसटी ओबीसी की राजनीति करने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में साथियों, मायावती जो है वे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारे पे काम करने का काम कर रही हैं, क्योंकि जो ये रैली हुई, इस रैली में बताया जा रहा है कि आधिकारिक रूप से लोग लगे थे। कहने का मतलब बीएसपी और प्लस बीजेपी दोनों की कंबाइंड रैली थी। मंच तो बीएसपी का लगा हुआ था, लेकिन काम बीजेपी का हो रहा था, क्योंकि बीजेपी वालों को पता है तोतली मायावती को राजनीति अब करनी नहीं आ रही है और न कर पाएंगे, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। लेकिन सौदेबाजी करने में वो एक्सपर्ट है, क्योंकि मायावती आयरन लेडी नहीं है, वो पैसे वाली लेडी है। एक एक कैंडिडेट से 1 करोड़ 2 करोड़ का रुपया लेने के बाद ही वो टिकट दी, और ये भी नहीं कि अन्य कैटेगरी के लोगों को, यहां तक कि एससी एसटी को भी उसने नहीं छोड़ा है। तो ऐसी महिला को हम आयरन लेडी कहें कि महापुरुष कहें, भाई आप कहिए, मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं तो नहीं मान सकता हूं। और अगर मानूं तो वो बीएसपी में भागीदारी दे दें, बीएसपी में हिस्सेदारी दे दें, ऐसा हो नहीं सकता है। और बीएसपी मात्र एक कंपनी बन करके रह गई है, और रेंड के पेड़ की तरह 6 महीने 8 महीने 10 महीने उसकी उम्र है, और उसके बाद बीएसपी का पूर्ण सत्यानाश होना तय है। और जैसे ही मायावती गई, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आनंद नाम का भतीजा है, उसके बस की बात नहीं है कि वो एक विधानसभा जीत ले। ये भी मैं आपको बता रहा हूं गारंटी के साथ। तो मेरा सभी एससी एसटी ओबीसी भाइयों से अनुरोध है, जो बिना सोचे समझे दिल दे बैठते हैं, इस बार बीएसपी की सरकार, इस बार स्वामी प्रसाद, इस बार बाबू सिंह कुशवाहा, इस बार अखिलेश यादव, ये सब ढाक के पात हैं, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए बीजेपी काबिज है, और पुनः बीजेपी ही आएगी अगर बीआरपी मजबूत नहीं हुई तो। आपको यह जिम्मेदारी निभानी और सोचनी समझनी है। और मेरा आपसे निवेदन है कि भीड़ का हिस्सा बनने का प्रयास मत करिए। जहां पर आपका नीति सिद्धांत फार्मूला लागू होता है, आप वहां पर शुरू हो जाइए। निश्चित तौर पर वो कारवां आज नहीं 10 दिन के अंदर खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपकी और समाज के अन्य लोगों की भी आदत होती है कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। बस वो ये देखेंगे कि नेता हमारे बीच में हेलीकॉप्टर से आ रहा है, हवाई जहाज से आ रहा है, और ढेर सारी बारात लेकर के आ रहा है, तो उसके पीछे माला फूल पहनाने के लिए निकल पड़ेंगे। और जो सौदागर होगा, जो मदारी की तरह एक्टिंग करने वाला होगा, वो आपकी पूरी व्यवस्था को लेकर के आपके बीच में आएगा, क्योंकि उसको पता है कि चमत्कार कहां से होता है और चमत्कार मेरे को कहां दिखाना है। तो साथियों, जो व्यवस्था कांसीराम अपनी पार्टी में नहीं दे पाए, उनसे बड़ी व्यवस्था, सुपर व्यवस्था हम लोगों ने अपनी पार्टी में दी है। इसमें चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हो। हमसे बहुत लोग बोलते हैं कि जो है आप 85-15 की लड़ाई लड़ो। हमने कहा भैया 85-15 की लड़ाई तो हमारे महापुरुषों ने नहीं लड़ी, तो हम कैसे लड़ेंगे? 85-15 का मतलब है कि भारतीय संविधान का अपमान,
एक तरफ तो कहते हो कि संविधान जिंदाबाद, दूसरे के तरफ कहते नहीं हम 85% लोग इकट्ठा हैं, एक विचारधारा के हैं। तो जब 85% लोग आप इकट्ठा हो तो बीजेपी कैसे जीत रही है, बीजेपी सरकार कैसे बना रही है? और आपके ही जाति बिरादरी के लोग बीजेपी में हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी आपके जो है आदिवासी समाज से आती हैं, वे आज राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति बन के भी खुश हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो 85 है 85 टुकड़ों में बढ़ चुका है। तो 85-15 का खेल अब बंद करिए। अब बात यह करिए कि जो हमारे नीति सिद्धांत नियम कानून के साथ है वो हमारा है, और जो हमारे नीति नियम कानून के सिद्धांत के साथ नहीं है वो हमारा है ही नहीं है, हम उसके साथ नहीं है। चाहे वो मेरा कोई सगा भाई हो और चाहे कोई हमारा सगा रिश्तेदार हो, तब तो आप अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप भाई भतीजे के चक्कर में लगे तो ये समझ जाइएगा कि विचारधारा का पतन होना तय है। एससी एसटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांशीराम जी को बहुत दिल से मानते हैं। वो इसलिए अपनी आहुति बीएसपी में दे रहे हैं कि कांशीराम ने बहुत मेहनत करी थी। मेरे भाइयों, मेरे एससी भाइयों, हम आपके कभी खिलाफ न थे और न रहेंगे, लेकिन बात यहां पर है कि जब गलती होगी तो बोलना ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, कांशीराम ने कभी बुद्धिज्म को फॉलो नहीं किया। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मायावती ने कभी बुद्धिज्म को फॉलो नहीं किया। बाबा साहब का मिशन वो पूरा करने चले हैं। कहने के लिए वे अपना कहने के लिए तो बुद्धिज्म का तो सहारा उन्होंने लिया, लेकिन बुद्धिज्म के नाम पर वो अपना साम्राज्य बनाना चाहती हैं। अपना साम्राज्य का मतलब कि मायावती, बुद्ध का नाम हटा करके मायावती का नाम आप दर्ज करवा दीजिए, तब मायावती को संतुष्टि मिलेगी, उनकी आत्मा को संतुष्टि तब मिलेगी। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति हुआ मतलब से ज्यादा वो सोच लेता है, मतलब से ज्यादा स्वार्थी हो जाता है, तो उसका पतन निश्चित होता है। और मायावती का कारवां अब दब गया है और खत्म हो गया है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो है, अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो मायावती के द्वारा बनवाया गया जो पार्क है, उस पार्क में लगी मायावती की प्रतिमा सबसे पहले उखड़वाऊंगा मैं। आप इस बात को सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत जघन्य अपराध मायावती ने कर रखा है कि जो जनता के पैसे से अपनी प्रतिमा बनवा करके और प्रदर्शनी लगवा रखी है। बहुजन नायक थी। बहुजनों में दलितों की समस्याएं बहुत सारी हैं। 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी रही हैं। मैं जानता हूं शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, न्याय दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, या किसी अन्य प्रकार के जनता के हक अधिकार के लिए उन्होंने कुछ किया। भारत में कभी इस थीम को स्थापित करने का काम किया कि भाई हम आने वाले दिनों में अशोका राज की स्थापना करेंगे, भारत को बुद्धमय बनाएंगे, हमारा आयाम बहुत बड़ा है, हम दूरदर्शिता रखते हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और बन करके बदलेंगे, ऐसा कभी सोच उन्होंने रिप्रेजेंट किया? आज मंच से बहन कुमारी मायावती जी बोल रही थी कि हमारे को जो है चौथी नहीं 5वीं बार मुख्यमंत्री बना दीजिए। अरे इतनी भूख काहे लगी है मुख्यमंत्री बनने की, हैं? 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो पेट नहीं भरा, और आज 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुजन समाज में, एससी एसटी ओबीसी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हो, तुमसे ज्यादा चल सकता हो, तुमसे ज्यादा दौड़ सकता हो,
उसको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई मौका नहीं मिलेगा। हम और हमारा भतीजा और मुख्यमंत्री बन जाएं, सारे लोग हमें वोट दे दो, सारे लोग हमें पैसा दे दो, टिकट लेकर के जाओ, करोड़ों करोड़ों रुपया जमा कर दो, कंपनी हमारी इधर चली रही है। दूसरे मतलब मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, ये तो खाली बकवास भरी बातें हैं। और उधर जो है बीजेपी वाले अच्छी खासी फंडिंग करके इनको नचाने का काम कर रहे हैं कि तुम अपने हर सीट पे कैंडिडेट उतार उतार के खाली नचाते रहो। और जो कांसीराम जी के भक्त हैं, अंधभक्त हैं, अंधश्रद्धा रखते हैं, अपमान नहीं कर रहा हूं, अंधश्रद्धा का मतलब बिना सोचे समझे, अंधश्रद्धा रखते हैं, वे अंधश्रद्धा में लीन रहें और उनका वो डाइवर्ट कर दें तो विपक्षी कोई पार्टी खड़ी ना होने पाए। और कहीं ना कहीं इसमें SC/ST जो वर्ग है वो किसी ब्राह्मण वर्ग से कम नहीं है। मैं ये भी बात स्पष्ट कर दूं, एक तरफ तो ब्राह्मण अपने पॉइंट पे अडिग रहता है, वो चाहे गलत हो तो भी वही कहेगा, और वही बात आज SC/ST के बीच में भी आ रही है। जितने मिशनरी SC/ST के हैं उनके सामने आप कभी बैठ करके आप देखोगे, नॉर्मल समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति मिशनरी है वे ना कभी किसी से मिल करके चलना चाहता है और ना झुक करके चलना चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखना चाहता है, अपनी बात ही ऊपर रखेगा। कहने का मतलब क्या है, OBC जो है ब्राह्मण का या तो गुलाम बन करके रहे, OBC या तो SC/ST का गुलाम बन करके रहे। OBC का इस देश के अंदर कोई भविष्य नहीं है। अगर OBC नेता कोई उठ जाए या उठना चाहे तो मैं बता रहा हूं कि ना तो ब्राह्मण सपोर्ट करेगा, ब्राह्मण तो सपोर्ट कर भी देगा, ये भी मैं बता रहा हूं, लेकिन SC/ST वर्ग बहुत रेयर केस में सपोर्ट करेंगे। और वहीं पर जो है एक यादव वर्ग आ गया है। यादव वर्ग में अखिलेश यादव एक व्यक्तिवादी पार्टी चला रहे हैं, भैया भतीजा चाचा चाची इनसे बाहर कभी निकल नहीं पाए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का हर यादव दीवाना है, केवल इसीलिए कि अखिलेश भैया जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये मुझे बताओ कि केवल एक व्यक्ति का घर परिवार ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य निर्णय करेगा, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का भविष्य खतरे में ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। तो साथियों, मायावती जी से सावधान रहने की जरूरत है। और मेरा सभी वर्ग, सभी समुदाय और विशेष तौर से जो मायावती के दीवाने हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की अंधभक्ति, क्योंकि बात यहां पर आती है, कांसीराम ने जो जगाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो जगाया, वो जगाने की बात करी। अंधभक्ति वहां थी, यहां पर भी अगर अंधभक्ति चलेगी तो निश्चित तौर पर समाज का पतन होना निश्चित है। अब अगर मुख्यमंत्री की बात करनी है तो जो है मुख्यमंत्री किसी एक ऐसे योग्य व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जिसको बोलने की तो कम से कम तमीज हो। मायावती 4 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुकी, उसके बाद बोलने की तमीज नहीं है, लिख लिख करके बोल रही हैं। कुछ हमारे अंधभक्त कहेंगे नहीं, बहुत चुनिंदा बोलती हैं, बहुत लिखित बोलती हैं, कोई शब्द इधर उधर ना हो जाए इसलिए लिख करके बोलती हैं। अरे भैया, कोई बाप जो होता है जिस घर को बनाता है ना, उसको लिख करके प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको हर घटना याद होती है, उसको हर मोमेंट याद होती है। जब वो मंच पर चढ़ता है और जब वो बोलता है तो वो सारी बातों का जो है समाकलन कर देता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि बीएसपी का लिखा हुआ जो लव लेटर था, जो जनता के बीच में भेजा गया था, वो सतीश मिश्रा ने लिखा था आरएसएस के कहने पर। और आरएसएस के कहने पर वो
लिखित ही बोलेंगे, उससे ज्यादा वो बोल नहीं सकते हैं। ये मायावती की कहानी है। साथियों, हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। और यही सेम कहानी, अब देखो, मायावती जो है चंद्रशेखर रावण को प्रमोट नहीं कर सकती हैं। नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? महत्वाकांक्षा लगी पड़ी है। ऐसे ही मौर्य समाज के जो नेता हैं, जो इधर उधर अपना बेटा बेटी लेकर के दलाली कर रहे हैं, वे कभी भी आपको प्रमोट नहीं करेंगे, कभी आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। और आप इस ख्वाब में मत रहना कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं, वे आपका भला करने जा रहे हैं। वे आपका भला अगर किए होते तो 78 सालों से आप भटक नहीं रहे होते। इसलिए संपूर्ण समाधान मैं आपको बता दूं, वो बीआरपी है। इस पर विचार करिए और बीआरपी के साथ लगिए। मैं यह बात बार बार कहूंगा। और समाज के बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं जो ज्ञान बहुत देते हैं, ज्ञान बहुत देते हैं, ऐसा है तो वैसा है, और आप लोग भी लगे रहते हैं। तो ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन बिना प्लेटफॉर्म के ज्ञान देना क्या करोगे, मुझे बताओ। आप खेत में सब्जी तो उगा रहे हो, लेकिन आपकी जो सब्जी है वो मार्केट तक नहीं पहुंच रही है। आलू पैदा कर रहे हो, धान पैदा कर रहे हो, लेकिन वो मार्केट नहीं पहुंच रही है। उसका कोई रेट नहीं लग रहा है, मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो आपके खेत में ही पड़े पड़े वो सड़ जा रही है। वैसे ही जितना भी बुद्धिस्ट समाज है, जितना जगा हुआ समाज है, सारे जगे तो हैं, लेकिन जितने जगे हैं उतने भागों में बटे हैं। इधर उधर मतलब सब ज्ञानी हैं। एक तरफ से ज्ञानियों की लिस्ट मैं आपको भेज सकता हूं, लेकिन प्लेटफॉर्म किसी के पास नहीं है। कहने को बोलोगे कि भैया 72 पार्टी हैं, हम किधर से जाएं, इतनी पार्टी लोग बना ली, हम कहां जाएं। इतनी पार्टी बना ली, मैं पूछना चाहता हूं कौन सी पार्टी में आपको भागीदारी मिली है? आवाज नहीं आएगी। फिर जिस नेता को आप सपोर्ट कर रहे हो उस नेता से मेरी बात कराओ। कोई बात कराने के लिए राजी नहीं होता है, क्योंकि उसकी खुद की पावर उस नेता से बात करने की नहीं है। और नेता क्यों बात करेगा? एक दिन एक भाई साहब का फोन आया, तो बोले सर आप फोन तत्काल उठा लेते हैं। हमने कहा क्या करूं भाई, किसी का कर्जा नहीं खाया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ बेईमानी नहीं करी, इसलिए फोन उठा लेता। अगर किसी का कर्जा खाया होता, किसी को धोखा दिया होता, किसी के सामने झूठ बोला होता, तो निश्चित तौर पर फोन नहीं उठता। आप देख लो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब आपके सामने बैठे हों, कहीं पर भी बैठे हों, तो उनके पास फोन पे फोन आते रहते हैं। आप उनको बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति समझ लेते हो, लेकिन मैं समझता हूं सबसे धोखेबाज व्यक्ति होता होगा। क्योंकि फोन बार बार फोन करने का क्या मतलब है? बार बार फोन करने का मतलब यह है कि आप उससे बात नहीं करना चाहते हो, आप उससे दूर भाग रहे हो। अगला व्यक्ति परेशान है किसी वजह से, तुमने उसके पैसे खा रखे हैं, या कोई और बात हो सकती है धोखेबाजी की, इसलिए फोन नहीं उठा रहे हो। हमारे पास जो फोन आते हैं वो डायरेक्ट उठते हैं। तो साथियों, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आपको बेहतर तरीके से सोचने समझने की जरूरत है। रास्ता राजनीतिक रूप से पूरी तरह ब्लॉक है देश के अंदर। बहुत बड़े क्रांतिकारी, अभी बिहार में क्या होगा मुझे बताओ? बिहार में क्या होगा? बिहार की राजनीति चल रही है, क्या होगा? वही ढक के 3 बात, ऐसी साजिश चल रही है, ऐसी प्लानिंग चल रही है। बीजेपी की काट किसी के पास है ही नहीं है। बीजेपी को काटना अगर है तो बीजेपी से बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी उतारनी पड़ेगी, तब जाकर बीजेपी कटेगी। बीजेपी ऐसे नहीं कटने वाली है। जातीय समीकरण देना पड़ेगा, हर जाति को बैलेंस करना पड़ेगा। एक मौर्य समाज का नेता मौर्य बिरादरी को लेकर के बीजेपी को नहीं काट पाएगा, यादव समाज का नेता यादव को लेकर के बीजेपी को नहीं काट पाएगा, और एससी वर्ग का नेता एससी समाज को लेकर बीजेपी को नहीं काट पाएगा। ध्यान रखिएगा। और किसी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो सारे समाज को जोड़ ले, सारे समाज को एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। ऐसा संभव नहीं है।
अखिलेश यादव के पास जाओगे तो वो भागीदारी नहीं देंगे। स्वामी प्रसाद के पास पहुंचे तो उनका बेटा बिटिया खाए जो है पेट भर के टन रहेंगे तो दूसरों को क्या देंगे। ठीक है ना। बाबू सिंह कुशवाहा की कहानी आप जान ही रहे हो। मायावती के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। उधर जो है कांग्रेस पार्टी चल रही है तो बेटा बेटी उनके हुक्मरान हैं तो दूसरा कोई क्यों जाएगा सर खपाने। जो लगे हुए हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ में लगे हुए हैं कि नेताजी के साथ रहेंगे तो नौकरी नहीं मिली है तो कम से कम यही मिल जाएगा। तो मेरा सभी युवा साथियों से विनम्र अपील है, विशेष तौर से युवा साथियों से विनम्र अपील है कि जो है उत्तर प्रदेश को बर्बाद मत करो और आगामी 2027 में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बीआरपी के साथ आप लगिए और जितना मेहनत नौकरी पाने के लिए आप कर रहे हो, जितना मेहनत आप जो है अपना भविष्य संवारने के लिए लग रहे हो, उससे बहुत कम 50% मेहनत करके आप विधायक और सांसद बन सकते हैं। और अगर आपके घर में एक विधायक हो जाता है तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप ये समझिए, बहुत सिंपल सा फार्मूला है हम लोगों का। और अभी से हम लोग टिकट वगैरह जो है वो बांटना शुरू कर दिए हैं। कुछ सीटों पर हमारे टिकट की भी घोषणा मीन्स कैंडिडेट की भी घोषणा हो चुकी है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको रुकने की जरूरत है, थमने की जरूरत है और एक सैद्धांतिक मार्ग पर आगे बढ़ने की जरूरत है। बीजेपी की औकात नहीं है कि वो बीआरपी के सामने टिक पाएगी, इस बात की गारंटी हमारी है। उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को, लेकिन कम से कम इन दलालों से तो पहले फुर्सत पालो। ये जितने दलाल घूम रहे हैं मायावती जैसे, दो प्रकार के दलाल होते हैं आपको बता दूं। एक तो पार्टी में जाकर के स्वार्थ बस लगे होते हैं। जो मायावती के साथ लगा हुआ है वो भागीदारी नहीं पाया लेकिन लगा हुआ है तो उसको दलाल बोलेंगे। अखिलेश यादव के साथ लगा हुआ भागीदारी नहीं पाया तो उसको दलाल ही बोलेंगे। स्वामी प्रसाद के साथ जो लगा हुआ है उनकी पार्टी में भागीदारी नहीं मिली उसको दलाल बोलेंगे। स्वामी प्रसाद इधर उधर रहे तो उनको दलाल ही बोलेंगे। तो ये सब दलालों की झुंड से अगर आप फुर्सत पा जाएं तो निश्चित तौर पर भारत को नई दिशा मिलेगी, आपका भविष्य भी सुनिश्चित होगा, सुरक्षित होगा। और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में आपके साथ अन्याय नाम की चीज कभी हो ही नहीं सकती है। मैं रहूं ना रहूं, क्योंकि ऐसा सिस्टम हम लोगों ने बना दिया है कि वो सिस्टम सिर्फ चलेगा, रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, वो सिर्फ चलेगा। जिसके साथ अन्याय होगा उसको न्याय मिलेगा। जो पार्टी के नियम कानून सिद्धांत के साथ बदमाशी करेगा वो पार्टी से बाहर होगा। और जवाब और लिखित तौर तरीके के साथ आरपी मौर्य से आपकी नहीं बनती है, ना बने, उसके बावजूद भी आप पार्टी में रह करके आरपी मौर्य के पैरेलल में काम कर सकते हैं। आरपी मौर्य को अधिकार नहीं है एक झटके में आपको पार्टी से बाहर निकाल दे। आरपी मौर्य आपको पार्टी से निकाल सकता है, मीन्स नोटिस जारी कर सकता है, लेकिन हमारे यहां पर न्यायालय लगते हैं, हमारे यहां कोर्ट लगता है, हमारे यहां चुनाव आयोग है कि वो हर जो है 4 साल 5 साल में चुनाव करवाता रहता है। हमारे यहां पे जो है हर लेवल पर जस्टिस होते हैं। अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, कोई भेदभाव हो रहा है, किसी अन्य प्रकार से आपका हक अधिकार मारा जा रहा है, आपको कहीं चांस है कि भाई आपको सीट मिलनी चाहिए और किसी और को लालच बस दे दिया गया है, तो वहां पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो भारत बीआरपी के सबसे बड़े पदाधिकारी आप बन सकते हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी हम लोगों ने दी है, अगर अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका तो समाधान मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। हाँ, धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप सपोर्ट करेंगे, साथ लगेंगे, उतना जल्दी होगा। नहीं तो मैंने तो बता दिया है कि बीआरपी का कारवां रुकने वाला नहीं है। आज नहीं कल भारत सोने की चिड़िया बनेगी और नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, आरएसएस वालों को ये पता होना चाहिए सूरज भी ढलता है। तो ये जो व्यवस्था लेकर के आप लोग आए हुए हो कि लूटो खाओ, शोषण करो, ये करो वो करो,
ये सब देश में चलने वाली नहीं है। आज नहीं कल तो पतन निश्चित है। इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि सम्यक तरीके से विचार मंथन करें और सही दिशा में आगे बढ़ें। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी भाई हो जो भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता रखता है वो हमारा भाई है, हमारा बंधु है। और अगर हमारे सिद्धांत फार्मूले को मानता है तो वो बीआरपी परिवार का सदस्य है। अन्यथा वो अगर हमारा सगा भाई भी होगा, हमारा कोई रिश्तेदार होगा, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो अंधभक्तों से विशेष तौर से अपील है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दलाल व्यक्ति को कभी यह समझाने की बात ना किया करो कि वह हमारे समाज के व्यक्ति हैं। अगर वो हमारे समाज के व्यक्ति होते तो बीजेपी में दलाली करने नहीं गए होते। बिटिया भी बीजेपी में नहीं होती। बाबू सिंह कुशवाहा आपके समाज की पार्टी अगर चला रहे होते तो सपा से सांसद नहीं बनते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके चलते आप पहचान कर सकते हो। लेकिन अगर आपने आंख बंद कर लिया, पहचानने से मना कर दिया, तो आने वाली पीढ़ी आपकी लूली लंगड़ी अंधी पैदा होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा और बस इतना कहूंगा कि बीएसपी अब बहुजन समाज की पार्टी नहीं है। बीएसपी अब दलितों की पार्टी नहीं है। बीएसपी अब गरीबों असहायों की पार्टी नहीं है। जब कांसीराम जी थे कर रहे थे, लेकिन अब वो व्यक्तिगत मायावती की पार्टी रह चुकी है। इसलिए मेरा सभी बहुजन शुभचिंतकों से अनुरोध है कि यदि वे वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा सुरक्षा, अपने हक अधिकार की रक्षा सुरक्षा करना चाहते हैं, भारत देश को बचाना चाहते हैं, भारत देश में संविधान का राज वास्तव में चाहते हैं, तो बीआरपी से बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए और कोई भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपनी बात को विराम देता हूं और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस पोस्ट लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके जो भी विचार हैं वो विचार आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति असभ्य भाषा का प्रयोग करता है, मैं अपने सभी बीआरपीएंस को खुली छूट देता हूं, जो जिस भाषा में बात करे उसको उसी भाषा में उत्तर देने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो बदतमीज है तो हम महाबदतमीज हैं। हम हर फार्मूले पे खरा उतरेंगे। आप जिस रूप से चाहते हैं उस रूप से हमें आजमा लीजिए। प्यार बांटोगे तो प्यार देंगे, अगर नफरत बांटोगे तो हमसे बड़ा नफरती और हमसे बड़ा जो है गुंडा बदमाश शायद ही कोई मिलेगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा और आपसे विनम्र अपील चलते चलते मैं यही करूंगा कि हम लोग प्रेम से रहें और देश को प्रेम से सोने की चिड़िया बनाएं और इस मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में हम सब लोग एकजुट होकर के भारतीय संविधान के लिए, भारत देश के लिए पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। और जो व्यक्ति योग्य होगा, चाहे आपका बेटा हुआ, चाहे हमारा बेटा हुआ या किसी और का बेटा बेटी हुआ, उसको नेतृत्व मिलेगा। यहाँ पे व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद या स्वार्थवाद की बात अगर करें तो बीआरपी के प्लेटफॉर्म पर यह सब चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।